Dear students of MBA Part 3 Honours, I have already been taught you the French Revolution series, in which we have discussed about holding ancient regime, causes of French Revolution, role of philosophers, why the revolution took place in French first, and 2-3 other topics. In the meantime, last class, 2 classes, I have taught you the age of enlightenment, the scientific impact of the world, the 16th century known as the genius outcome of a scientist, Galileo, Kepler, Newton, and how this genius work influenced the revolution of French Revolution, the American independence, and other reforms, religious or economic, in the world scenario. Now, in this series of French Revolution, just like the age of enlightenment, now I am going to discuss regarding the National Convention and Reign of Terror, which occurred in the 3rd phase of French Revolution. मेरे बच्चों, मैं आज आपको नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज, better to understand in your language. I am now sleeping in your language along with my lecture. हम आतंक के राज के संदर्भ में नेशनल कन्वेंशन के समय जो 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है, और जिसको मैंने पढ़ाया है, इसी बीच प्रबोधन और ज्ञान युग के बाद सीरीज के अंतर्गत हम ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, नेशनल कन्वेंशन एंड रेन ऑफ टेरर. इट्स ए पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये फ्रांसीसी क्रांति सीरीज का ही हिस्सा है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वह भी, और एज ऑफ इनलाइटमेंट भी उसी का हिस्सा था कि इन्फ्लुएंस्ड कैसे कर रहा है. उसी तरह से नेशनल कन्वेंशन और रेन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का राज सीरीज. रेन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का राज. कभी कभी शॉर्ट नोट्स आपको आ जाएगा कि आतंक का राज पर लिखिए, तो वो फ्रांसीसी क्रांति का ही पार्ट है, और उसका 3रा चरण है. क्रांति का पहला चरण क्रांति की जब विस्फोट हुई, दूसरा चरण जबकि राजा को, राजतंत्र को हटा दिया गया, और ये 3रा चरण है जब कह रहा है कि राजा को हम फांसी दे देंगे और पुरातन व्यवस्था को हम समाप्त कर देंगे. लेकिन यहाँ कुछ बातें सामने आई हैं, और इस समय फ्रांस बाहरी युद्ध और गृह कलह या गृह संकट क्राइसिस हो रहा है, वो आर्थिक दिवालियापन आ रहा है. इसमें भी
गृह युद्ध में भी फंस गया है और बाह्य युद्ध का तो खतरा बना हुआ है, बल्कि युद्ध भी हो रहा है। तो इसी को हम बतलाना चाहते हैं कि नेशनल कन्वेंशन वस्तुतः इनफैक्ट वस्तुतः जब फ्रांस का तीसरा चरण आता है तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली भंग कर दी जाती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली भंग करने के बाद जो ओल्ड रिजिम के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली था भंग की जाती है, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के विघटन के बाद यह समझ लीजिए कि तीसरे चरण में क्रांति प्रवेश कर जाती है। नेशनल कन्वेंशन जो हम लिखे हैं, नेशनल कन्वेंशन का टाइम पीरियड ऑफ नेशनल कन्वेंशन समर ग्रीष्म काल के 1792 से 1700 यही समर का ग्रीष्म काल का समर 1793 नेशनल कन्वेंशन का काल माना जाता है 1792 से 1795, और इस आतंक के शासनावधि के दौरान एक वर्ष का जो युग है, मतलब 1793 से 94 के बीच, वह 1793 से 94 के बीच ये आतंक का राज्य रहता है, आतंक का राज्य कायम हो जाता है। अब यह आतंक का राज्य क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के विघटन के बाद जो नेशनल कन्वेंशन का जो सेशन है वो ग्रीष्म के समय में 1792 से ग्रीष्म, इसको हटा दीजिए, ये काल यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि माना गया 1792 से 1795, और ग्रीष्म के समय से लेके ये 94 के ग्रीष्म तक का काल जो है वह भयंकर काल है। इसमें आपको समझना होगा कि नेशनल कन्वेंशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के विघटन के बाद फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन में 2 पार्टियों का प्रभुत्व रहा था। जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई और राजतंत्र का सत्यानाश हुआ, राजा को गद्दी से हटाया गया, तो 2 पार्टियां, एक पार्टी जैकोबिन और दूसरी पार्टी थी जीरोन दूसरी पार्टी थी आपको जीरोन TON मैंने जीरोन और एक पार्टी थी जैकोबिन। 1792 के पहले इसी जीरोनिस्टों पार्टी का प्रभुत्व था फ्रांस के नेशनल असेंबली में, इसी जीरोनिस्टों पार्टी का प्रभुत्व था। लेकिन 92 में जैकोबिन का प्रभुत्व हुआ, जब ये विघटन हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उस समय जैकोबिन दल का। तो ये दोनों दल के बारे में आपको समझना होगा कि ये दोनों दल, बल्कि जैकोबिन से ही जीरोनिस्टों पार्टी बनी थी, और जीरोनिस्टों पार्टी जैकोबिन जहां बहुत अनुशासित थी, केंद्रीय नियंत्रण था, वहां स्थानीय प्रभाव भी था इसका, और अनुशासन में ये कुछ कठोर निर्णय भी लेती थी। लेकिन जीरोनिस्टों पार्टी जो थी वो थोड़ा नरम थी, और जहां इसका मत था कि राजतंत्र को तो उखाड़ फेंका गया, लेकिन राजतंत्र फ्रांस से समाप्त हो जाए, वहीं जीरोनिस्टों का यह सोचना था कि नहीं, एक स्वस्थ राजतंत्र, लोकप्रिय राजतंत्र
कायम रहे। इसलिए पग पग पर जैकोबिन दल का जीरोधिस्तों दल के द्वारा विरोध किया जाता था। लेकिन पेरिस में या आम लोगों पर जैकोबिन का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि शोषित सभी थे, किसान, मध्यम वर्ग, बुर्जुआ क्लासेस से लेके, और जीरोधिस्तों भी उसके साथ था। लेकिन वह एक सीमित राजतंत्र की बात करता था, या आप भारतीय संदर्भ में एक नरम पार्टी के रूप में इसको देखा जाता था। लेकिन स्थितियां ये थी फ्रांस की कि फ्रांस पर बाह्य आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, साथ साथ गृह युद्ध भी चल रहा था, आर्थिक दिवालियापन की भी बात आ रही थी, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे थे आम जनता के द्वारा, जहां तहां स्वतंत्रता स्थापित की जा रही थी, समानांतर सरकार किसानों के द्वारा बनाई जा रही थी। तो यह एक एनार्की था, अराजक स्थिति था, और इस अराजक स्थिति में कहीं न कहीं ठोस कदम या ठोस निर्णय या भय का वातावरण कायम कर सत्ता को निरंतरता देना था। राजतंत्र को की समाप्ति के उपरांत सत्ता अच्छी रहती, तो यही अच्छी हो, इसके लिए जैकोबिन ने काफी कठोर निर्णय लिया, और इनके द्वारा जो विरोध था, जीरोधिस्त पर जो विरोध कर रहा था, उसमें आतंकवादी शासन कायम करना, आतंक का राज्य कायम करना जैकोबिन का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य का कारण था कि विदेशी आक्रमण हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था। क्या विदेशी आक्रमण हो रहा था? अब इस पर भी आपको डिस्कस कर देते हैं कि 1792 में जो बाहरी यूरोप के अन्य देश आक्रमण कर रहे थे और मुंह की खानी इसको पड़ रही थी। 1792 में ही युद्ध में फ्रांस को हर जगह पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था। लेकिन सितंबर 1792 से 1789 से 92 के बीच फ्रांस पर जो भी बाह्य शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां युद्धरत थी, वो फ्रांस को पराजित कर रही थी। लेकिन सितंबर 1792 में बामी का युद्ध होता है, बामी का युद्ध, और इसके विजय स्वरूप फ्रांस की सेनाओं में और फ्रांस की राष्ट्रीयता के से ओतप्रोत होने के चलते बामी की युद्ध के विजय के बाद पासा पलट जाता है। और पासा पलटने के बाद ये लोग निश्चित रूप से बेल्जियम तक घुस जाते हैं, बेल्जियम को भी अधिकृत कर लेते हैं। फिर इंग्लैंड और हॉलैंड को कहते हैं कि इसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और बेल्जियम को जीतना, अधिकृत करना, बामी युद्ध के बाद बेल्जियम को, यूरोपीय देशों में बेल्जियम को अधिकृत करना इंग्लैंड के जो के संप्रभुता पर भी खतरा है, इंग्लैंड के उन नीतियों पर भी खतरा है जो ब्रिटिश समझ रहे हैं कि अब निश्चित रूप से फ्रांस के विरुद्ध एक गुट तैयार करना होगा। और विरोधी यूरोपीय शक्तियां, चाहे बेल्जियम हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, मतलब सभी एक प्रथम गुट का निर्माण करते हैं, और यह प्रथम गुट फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में जैकोबिन को, इसी स्थिति में जैकोबिन जहां चाह रहा है कि हम विजय का पताका पा रहे हैं, जीरोधिस्तों पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता और मतलब नेतृत्वकर्ता ऑस्ट्रिया से मिल जाता है। ऑस्ट्रिया प्रथम गुट में है, ऑस्ट्रिया कहाँ है? प्रथम गुट में है, और प्रथम गुट में जैकोबिन पार्टी को यह मिल जाता है, चूंकि प्रभुत्व तो इसी का है, इसी से ये निकला था, और ये पग पग विरोध कर रहा है। तो
उस व्यक्ति का नाम था दुमोरियो, मतलब फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट सेनापति। जीरोतिस्तों के फ्रेंच वॉरियर लीडर, क्या नाम हम बता रहे थे, दुमोरियो। ये ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाता है, और इसके मिलने का एकमात्र कारण हम आपको बता रहे हैं कि राजतंत्र फ्रांस में स्थापित करना। लेकिन जैकोबिन दल के लोगों को, जो कि बहुमत में भी है और जिनका केंद्रीय प्रभाव भी है, स्थानीय प्रभाव भी है, जिनका वर्चस्व भी फ्रांस में है, वह कहते हैं कि यह पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी है, इसलिए इसका सफाया किया जाए। और यही होता भी है। और ये युद्ध की स्थितियां और फिर गृह युद्ध की स्थितियां, हम गृह युद्ध पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब कैसे गृह युद्ध के बाद जैकोबिन के द्वारा कठोर निर्णय लिए जाते हैं, और उस कठोर निर्णय में लॉ ऑफ सस्पेक्ट बना के किसी पर भी शंका हो, चाहे वो जीरोतिस्त पार्टी का हो या राष्ट्रद्रोही हो, शक के आधार पर उसको कैद किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती थी। और इस तरह से एक आतंक का राज कायम किया गया था। लेकिन आतंक का राज फ्रांस के हित के लिए, जैसा कि जैकोबिन दल के सदस्य कहते भी हैं, और आगे सर्वाधिकारवाद पार्टी के रूप में हम 20th सेंचुरी में भी जैकोबिन पार्टी को समझते हैं कि आखिर इसने ही आतंक का राज कायम कर निश्चित रूप से फ्रांस के हित को साधा और फ्रांस को आगे बढ़ाया। तो कैसे कैसे आपको ये एक भूमिका में हम बता रहे हैं, और आगे हम बताएंगे थोड़ा सा गृह युद्ध की चर्चा कर कि कैसे जीरोतिस्तों और जैकोबिनों के बीच संघर्ष हुआ, कैसे आतंक का राज्य कायम हुआ, क्या आतंक के राज्य की उपलब्धियां थी, क्या आतंक के राज्य का स्वरूप था। और तब इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर हम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।